Well, first of all, we should know that what is the basic difference between distance and displacement. यानी distance और displacement में जो बुनियादी फर्क है, अगर हमें ये क्लियर नहीं है तो फिर हम इसके क्वेश्चंस को सही टैकल नहीं कर सकते। इसके लिए आइए देखते हैं ये ग्राफ जो मैंने आपके लिए ड्रॉ किया गया है। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हमने किसी बॉडी को ट्रांसलेट करना है। पॉइंट ए इसका इनिशियल पॉइंट है, पॉइंट बी इसका फाइनल पॉइंट है। अब इसे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेकर जाने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। एक ये रास्ता है जो कि थोड़ा सा कर्व्ड पाथ है। दिस कर्व्ड पाथ विच डज नॉट हैव अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, आप देख सकते हैं कि इसकी डायरेक्शन टाइम टू टाइम चेंज हो रही है। इसको हम लोग वी कॉल इट द एक्चुअल पाथ ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी, as it is not in a particular direction, so this must be a scalar quantity, so we can call it distance। हम इसे distance कह सकते हैं। अब बच्चों displacement किसको कहते हैं? डेफिनेशन में अच्छी तरह फिंगर टिप पे है। displacement is the shortest path between initial and the final point, और यकीनन वो ये straight line बनती है। the shortest path from point A to the point B, this straight line is known as the displacement। so ये दोनों में डिफरेंस आ गया। तो आज के बाद आपने याद रखना है कि एक्चुअल पाथ जो होगा which may not be in a particular direction is known as distance, but the shortest path between 2 points which is always a straight line along a particular direction have to be a vector quantity is known as displacement। यहां पे आते हैं, दोबारा देखते हैं डिस्टेंस क्या चीज है। डिस्टेंस के लिए हम बेस्ट वर्ड यूज करेंगे that it is the actual path which a body covers during its motion। Now it may not be in a particular direction, ऐसा हो सकता है कि किसी particular direction में ना हो। अगर particular direction में नहीं होगी तो ये scalar quantity होगी, और अगर ये scalar quantity होगी then we can call it simply distance। But students, अगर ऐसा हो that if it is in a straight direction, अगर ये straight direction में हो तो फिर सिंपल सी बात है, फिर जो एक्चुअल पाथ होगा वही शॉर्टेस्ट पाथ होगा। इट मीन्स इट बिकम्स द शॉर्टेस्ट पाथ विच विल बी कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। सो इट मीन्स अगर एक्चुअल पाथ ही शॉर्टेस्ट पाथ होगा तो जो डिस्टेंस होगा आप उसे डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। दोनों के यूनिट्स मीटर होंगे। डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो डिस्टेंस को मीटर में मेजर किया जाएगा। अगर मैं इसकी डायमेंशन की बात करूं तो डायमेंशन में क्या मैस इन्वॉल्व है? जी नहीं, मैस नहीं है तो हम जीरो लिखेंगे। यहां पे लेंथ इन्वॉल्व है, टाइम इन्वॉल्व नहीं है तो टाइम को हम लोग जीरो लिखेंगे। एंड वी विल प्लेस दिस होल थिंग इन द स्क्वायर ब्रैकेट विच इज नोन एज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट को भी मेजर तो मीटर में ही किया जाएगा, इसका मतलब पता ही चला उसका यूनिट भी यही होगा और उसकी डायमेंशन भी यही होंगी। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं टू डेवलप द कॉन्सेप्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? बताइए इनमें से कौन सा ऐसा है जो ठीक है, बिल्कुल बात सही है। यानी इनमें से हो सकता है कोई रॉन्ग हो, कुछ सही हो। फर्स्ट देखते हैं। देखिए हमारे पास जो पहली चीज दी गई है दैट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू द डिस्प्लेसमेंट। अब जब भी रेशियो ली जाती है तो आप ये बात जानते हैं कि डिस्टेंस जो है वो आम तौर पे डिस्प्लेसमेंट से हमेशा ग्रेटर होता है। अगर वो डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर होगा, ये जो हमारे पास पूरी की पूरी रेशियो मौजूद है इसका आंसर ग्रेटर देन 1 आएगा। लेकिन अगर बॉडी स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रही है, इट मीन्स जरा गौर से देखिए, दोबारा बता रहा हूं कि अगर कंडीशन कुछ ऐसी हो, बॉडी ने ऐसे मूव किया तो ये एक्चुअल पाथ है जिसको मैं डिस्टेंस कह सकता हूं, और ये शॉर्टेस्ट पाथ है जिसे मैं डिस्प्लेसमेंट कह सकता हूं। आई कैन कॉल इट डिस्प्लेसमेंट। आई कैन प्लेस एन एरो ऑन इट्स हेड। अब यहां पे गौर से देखिएगा कि कर्व्ड पाथ अगर सपोज करें ये 2 मीटर है तो यकीनन ये लेस देन 2 मीटर होगा क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ है। इसका मतलब जब भी रेशियो ली जाएगी डिस्टेंस की और डिस्प्लेसमेंट की तो हमारे पास ऊपर 2 मीटर है तो नीचे सपोज करें 1 मीटर आता है। सो द आंसर विड बी ग्रेटर देन 1, विच मीन्स दैट कि अगर बॉडी एक कर्व्ड पाथ पे मूव की है तो याद रखिएगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जो रेशियो होगी दैट विल बी ग्रेटर देन 1। लेकिन ऐसा भी मुमकिन है कि बॉडी का एक्चुअल पाथ भी एक स्ट्रेट पाथ हो, तब क्या होगा? तब जो इसका डिस्टेंस होगा वो एग्जैक्टली डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। और अगर ऐसा होगा मतलब डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, और अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब जब आप रेशियो लेंगे, सपोज करें 2 मीटर डिवाइडेड बाय 2 मीटर, तो आपके पास आंसर
1 ही आ जाएगा। इसका मतलब इसकी दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं कि डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट इज ईदर ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट चीज देखते हैं, फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट। देखिए एक ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा हो, डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। अब ये बड़ी मजे की बात है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें बच्चों, हम एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पे मूव करता, जिस सर्कल का रेडियस सपोज हमारे पास था r, इट वाज r, तो रेडियस इस सर्कल का हमारे पास आ गया r। सो अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता गया और इट हैज कंप्लीटेड अ क्लोज पाथ। देखिए क्लोज पाथ में डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्लोज पाथ में डिस्प्लेसमेंट जो होती है, इट कम्स आउट टू बी जीरो, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट तो सेम होता है। लेकिन बच्चों क्या डिस्टेंस जीरो हो सकता है? जी नहीं। डिस्टेंस चूंकि एक स्केलर क्वांटिटी है, तो डिस्टेंस एक्चुअल बात है, एक्चुअल बात यहां पे जीरो नहीं है, तो डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू जीरो। डिस्टेंस यहां पर जीरो नहीं है। क्या होगा? सिंपल सी बात है, दैट वुड बी इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, जो कि 2 पाई r के इक्वल होगा। सो दिस इज समथिंग यू विल हैव टू रिमेंबर इट, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, तो याद रखिएगा उसकी डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो सकती है, लेकिन उसका डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब द बीटा ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। चार्ली ऑप्शन की तरफ चलते हैं, डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी लेस देन 1। तो ये तो अल्फा सही है, में क्लियर हो गया कि इसका जवाब 1 से छोटा नहीं आ सकता। इसका मतलब ये अल्फा, बीटा, चार्ली, ये सारी की सारी ऑप्शंस करेक्ट हैं। सो द बेस्ट आंसर इज डेल्टा ऑल ऑफ दीज। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात देखते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। फॉर अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, मैंने अभी आप लोगों को इससे पहले जो सवाल था उसमें बीटा ऑप्शन के हवाले से बात की कि ऐसा मुमकिन है कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, मोशन में हो, वो मूव कर रहा हो और वो क्लोज पाथ बना दे, क्लोज पाथ में डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी मगर डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। इसका मतलब मूविंग ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता मगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है। तो इसी के हवाले से एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, फॉर अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। बच्चों सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर चैप्टर नंबर 7 में हमने पढ़ा, जिसकी दो बेस्ट एग्जांपल्स आप सब जानते हैं, मैस स्प्रिंग सिस्टम और सिंपल पेंडुलम है। उसकी एम्पलीट्यूड हमारे पास a है, तो कहता है द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की अगर बात की जाए तो कवर्ड इन अ कंप्लीट पीरियड ऑफ टाइम। देखिए कंप्लीट पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या? द मीनिंग ऑफ कंप्लीट पीरियड ऑफ टाइम इज सिंपली टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड में बताओ डिस्टेंस क्या होगा, व्हाट विल बी द डिस्टेंस एंड व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट। सो डियर स्टूडेंट्स, बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर मैं यहां पे डायग्राम ड्रॉ करूं और ये मैं दो एक्सट्रीम्स ड्रॉ कर दूं एंड दिस इज द मीन, तो देखिएगा जब बॉडी यहां जाएगी तो जो डिस्टेंस कवर करेगी, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, दैट इज a इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड। द बॉडी विल कम बैक, बॉडी यहां से वापस आएगी हमारे पास, फिर a कवर करेगी, हाफ वाइब्रेशन कंप्लीट हुई, इसे हाफ टाइम पीरियड कहते हैं। फिर यहां गई, उसका डिस्टेंस दोबारा a हो गया, उसे अब तक 3a कवर कर लिया, वापस आई, यहां पर कंप्लीट टाइम पीरियड उसका कंप्लीट हो गया। तो बताइए उसने जो डिस्टेंस कवर किया था, द डिस्टेंस विच बॉडी हैज कवर्ड, डिस्टेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन। तो इसका मतलब आप इन सब एज को ऐड कर लेंगे, विच विल गिव यू 4a। इट मीन्स आपके पास आंसर आएगा 4a, which will be representing that distance covered by the simple harmonic oscillator in a complete period of time और इन अ टाइम पीरियड। लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो बॉडी जहां से स्टार्ट हुई थी, बॉडी तो उसी पॉइंट पर वापस आ गई, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? जीरो होगी। इट मींस द बेस्ट ऑप्शन इज द चार्ली, कि हमारे पास डिस्टेंस 4a होगा मगर डिस्प्लेसमेंट दैट वुड बी इक्वल टू जीरो ड्यू टू द क्लोज पाथ। आई होप कि इस प्रैक्टिस से आपको कुछ बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले होंगे। आप विल हैव टू रिमेंबर दीज पॉइंट्स, इंशाअल्लाह दे विल हेल्प यू आउट इन एंटीडिस्ट।